हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ेंगे। जब भी हम एवोल्यूशन का नाम सुनते हैं तो डार्विन का नाम अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि चार्ल्स डार्विन, क्या नाम था उनका? पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इस बुक में इन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन समझाया था। ठीक है, जो थ्योरी है जो उन्होंने प्रपोज की थी उसको कहा जाता है थ्योरी, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या कहा जाता है? द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, और ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज ये सजेस्ट करता है कि जो बेस्ट अडेप्टेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब अगर एक एनवायरनमेंट है, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा बेस्ट अडेप्ट कर पाएंगे, नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करता है और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को पास ऑन करता है टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये थ्योरी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर अप्लाई होती है। सो बेसिकली अगर मैं कुछ पॉइंट्स में डार्विन की थ्योरी को एक्सप्लेन करूं तो मैं क्या बोलूँगी? सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलूँगी वो ये बोलूँगी कि किसी भी पॉपुलेशन में नेचुरल वेरिएशन होता है। वेरिएशन मतलब चेंजेस, नेचुरली कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। अब हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो चेंजेस आए वो फेवरेबल है, लेकिन जो बाकी ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आए वो ज़रूरी नहीं है फेवरेबल हो उनके लिए। ठीक है, सो सम इंडिविजुअल्स हैव मोर फेवरेबल वेरिएशंस देन अदर्स। देन सेकेंड पॉइंट क्या होगा? इवन दो हर स्पीशीज बहुत सारे ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करती है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट ही रहता है। नेचुरली पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे हर स्पीशी कितना भी नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर ले, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट ही रहता है नेचुरली। तो अब क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कैसे? पॉपुलेशन कांस्टेंट कैसे रहती है? क्यों? क्योंकि देयर इज द स्ट्रगल बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। हो सकता है अगर बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गए तो उनमें ही एक दूसरे के अंदर स्ट्रगल हो जाए, कंपटीशन हो जाए फॉर फूड, स्पेस एंड मेट। ठीक है, चाहे वो सेम स्पीशीज हो चाहे वो डिफरेंट स्पीशीज के बीच हो, लेकिन कंपटीशन तो हो जाएगा ना। दे विल compete फॉर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, फूड हो गया, स्पेस हो गया, मेट हो गया। ठीक है, सो क्या होगा? देयर विल बी स्ट्रगल बिटवीन स्पीशीज। किस किस के लिए? फॉर फूड, स्पेस एंड मेट। क्लियर हो गया? देन ये हो गए 3 पॉइंट्स। देन हम आते हैं, अब क्या होगा इस स्ट्रगल की वजह से? क्या होगा? जो अनफिट ऑर्गेनिजम्स होंगे क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? ऐसे में अगर दो ग्रुप्स में लड़ाई हो रही है, जैसे कौरव और पांडव में हुई थी, युद्ध हुआ था, तो क्या हुआ था? जो अनफिट है, जो लड़ाई में हार गया वो मर गया। ठीक है, और जो जीत गया वो सरवाइव करा, वो रहा। ठीक है, तो यही चीज होती है, जो अपने हक के लिए लड़ लिया और उससे छीन लिया। जिस स्पीशीज ने खुद को अडेप्ट कर लिया उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो फिट स्पीशी है, जिसने नहीं किया वो अनफिट है। तो जो अनफिट इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करेंगे? वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, जबकि जो फिट है वो फेवरेबल, मतलब जो उनके अंदर फेवरेबल वेरिएशंस हैं, दे विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, देन क्या होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स जिनमें फेवरेबल वेरिएशंस थे, दे विल पास ऑन दीज वेरिएशंस टू देयर प्रोजेनी। तो वेरिएशंस आर passed on to progeny। ठीक है, ये क्लियर हो गया? देन लास्ट क्या होगा? ये वेरिएशंस जो हैं वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं ओवर टाइम और नई स्पीशीज बनाते हैं।
ठीक है। सो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, जिसकी वजह से नई स्पीशीज बनेंगी। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड स्पीसिएशन, जो कि हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अच्छा ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको डार्विन की थ्योरी को एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। अभी मैंने जस्ट एक जिस्ट बता दिया, एक ब्रीफ बता दिया कि डार्विन थ्योरी क्या होती है, इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कोई भी दो एनिमल्स एग्जैक्टली अलाइक नहीं होते। ठीक है, सो कुछ ना कुछ चेंजेस अपीयर होते हैं जब एनिमल्स प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें पता है कि जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहाँ वेरिएशंस होंगे ही होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मान लो मैंने एक प्रोजेनी ली, मान लीजिए ए है, इनमें क्या है, ऑर्गेनिजम्स के हैं लॉन्ग लेग्स। सो मतलब दीज एनिमल्स आर टॉल। ठीक है, अब जो बी था, मतलब मान लीजिए ये प्रोजेनी बी है, प्रोजेनी बी में जो है वो शॉर्ट लेग्स हैं। ठीक है, मतलब इनकी शॉर्ट हाइट है, तो ये कैसे हुए, हाइट में शॉर्ट हुए। ठीक है, अब क्या होगा, तो हाइट में वेरिएशन दिखा हमें प्रोजेनी में। ठीक, अब क्या होगा, एडवांटेज क्या है लॉन्ग लेग्स होने का, कि जब नीचे की ग्रास खत्म हो जाएगी, ग्रास खत्म हो जाएगी तो ऑर्गेनिजम्स को ट्रीज पे जो लीव्स है वो खानी होंगी उन एनिमल्स को। ठीक है, तो जिनकी लेग्स बड़े हैं वो इजीली उस हाइट तक पहुंच जाएंगे टॉल ट्रीज में। लेकिन क्या शॉर्ट लेग्स वाले एनिमल्स पहुंच पाएंगे, प्रोजेनी पहुंच पाएगी? नहीं। तो क्या होगा कि ये वाली प्रोजेनी आराम से फूड लेगी और सरवाइव कर पाएगी। हाउएवर दिस प्रोजेनी शॉर्ट हाइट होने की वजह से नहीं पहुंच पाएगी, इट विल स्टार्व, भूखी मर जाएगी, एंड विल इवेंचुअली डाई। सो नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, एनिमल्स जिनमें लॉन्ग लेग्स हैं। ठीक है, सो क्योंकि लॉन्ग लेग्स ने हेल्प किया इन द सर्वाइवल, तो ये जो लॉन्ग लेग्ड वाली इनकी बेसिकली हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है, दे विल बी, इट विल बी इनहेरिटेड, तो यही पास ऑन हो जाएगी टू ऑफस्प्रिंग। सो फ्यूचर जनरेशंस में भी कैसे दिखेंगे, लॉन्ग लेग्ड एनिमल्स दिखेंगे। सो इससे हम एक चीज समझ सकते हैं, इनिशियली सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे थे, शॉर्ट लेग्ड, लेकिन क्या हुआ, ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, तो क्या हुआ, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उनमें वेरिएशंस आए, वो इवॉल्व हो गए। तो शॉर्ट लेग्ड एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड इनटू long legged animals due to variation, and this is an example of evolution. ठीक है, क्लियर हो गया। सो हम कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन एवोल्यूशन का वो प्रोसेस है, एक स्पीशीज के एवोल्यूशन का वो प्रोसेस है जहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक इंडिविजुअल को हेल्प करती हैं टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, वो पास ऑन होती हैं टू नेक्स्ट जनरेशन, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प नहीं करती हैं वो पास ऑन नहीं होती हैं। तो ये हो गया नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने उन कैरेक्टरिस्टिक्स उनको सेलेक्ट किया जो कि एक ऑर्गेनिज्म को बेस्ट फिट बनाती हैं एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा डार्विन की थ्योरी बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट तो हुई थी, लेकिन इसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था। रीज़न क्या था, ये हाउ का आंसर नहीं दे पाई थी, मतलब ये जो वेरिएशंस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, हाउ दीज वेरिएशंस अराइज। ठीक है, सो जैसे जैसे जेनेटिक्स में प्रोग्रेस होता गया, सोर्स ऑफ वेरिएशन एक्सप्लेन कर गया क्या, जीन्स। सो किस वजह से आ रही थी वेरिएशंस, जीन्स की वजह से। जीन्स जो है वो नेचुरल पॉपुलेशन में वेरी कर जाती हैं, जहाँ तो बेसिकली जेनेटिक वेरिएशन रॉ मटेरियल हो गया किसके लिए, एवोल्यूशन के लिए। ठीक है, सो डार्विन की थ्योरी को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया गया, और आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है सिंथेटिक
थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इज बेस्ड ऑन जेनेटिक वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। इन दोनों के बेसिस पर एवोल्यूशन की थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है इस पर्टिकुलर थ्योरी में। ये आपको क्लियर हो गया है। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि एक स्पीशीज हो सकता है कंप्लीटली मर जाए, कंप्लीटली खत्म हो जाए, मतलब क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, अब एग्जाम्पल देती हूँ मैं। डोडो एक फ्लाइटलेस बर्ड थी जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एक बार एक स्पीशीज खत्म हो जाती है ना, तो उसकी जीन्स फॉरएवर लॉस्ट हो जाती हैं, वो उसके बाद दोबारा रीइमर्ज नहीं करती हैं। ठीक है, अब क्या है, आपने सुना भी होगा ये कि जो सर्वाइविंग टाइगर्स हैं उनका नंबर बहुत कम हो गया है। इसकी वजह से अगर हम देखें, सोचें तो जितना नंबर कम हो गया है तो ग्रेजुअली वो मर सकते हैं और एक्सटिंक्ट हो सकते हैं और उनका जीन्स फॉरएवर ख़त्म हो जाएगा। हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन देख ही नहीं पाएंगी टाइगर्स को। तो हमारा क्या काम होता है कि हम इस तरह के टाइगर्स की तरह और भी जितने भी एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, एंडेंजर्ड मतलब जो कि उस लेवल पर आ गए हैं कि अब वो थोड़े टाइम में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, जो ख़त्म होने की विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, उनको प्रिवेंट करें। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सो अब हम पढ़ेंगे स्पीसिएशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीशीज क्या होता है। एक स्पीशीज वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, जो कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वीट एक स्पीशी है, लोटस एक स्पीशीज है, ह्यूमंस स्पीशीज है, डॉग्स स्पीशीज है। ठीक है, आप जानते हैं ह्यूमंस में ही हम कितने वैरायटी है, कितना डिफरेंस है साइज में, कलर में और लुक्स में। स्टिल हम लोग सब किसको बिलोंग करते हैं, एक स्पीशी को। कौन सी, होमो सेपियंस। ठीक है, तो ये ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज है। क्यों, क्योंकि दे कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ठीक है, मैं डॉग्स और कैट्स को एक स्पीशीज में इंक्लूड नहीं करती। डॉग्स की अपनी अलग स्पीशीज है, कैट्स की अपनी अलग स्पीशीज है। क्लियर हो गया। अच्छा, तो जो प्रोसेस है बाय विच न्यू स्पीशीज डेवलप फ्रॉम द एग्जिस्टिंग से नई स्पीशीज का बनना स्पीसिएशन कहलाता है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड स्पीसिएशन। तो अब क्वेश्चन आता है, हाउ स्पीसिएशन होता कैसे है, नई स्पीशीज बनती कैसे है। ठीक है, सो 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नई स्पीशीज बनती हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक है, सो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो मेन है वो बैरियर्स हैं, जैसे कि हमारे माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, सी हो गई, जो कि पॉपुलेशन को अलग अलग कर देती हैं। फॉर एग्जांपल, इस पर्टिकुलर जगह पर एक पॉपुलेशन रह रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ इस तरह का ज्योग्राफिकल चेंज हुआ कि यहाँ से एक रिवर पास हो गई। ठीक, तो अब ये पूरी पॉपुलेशन 2 पॉपुलेशंस में सब डिवाइड हो गई, सब पॉपुलेशन ए और सब पॉपुलेशन बी। ठीक है, हो गई। अब इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक, किसकी वजह से, किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से अगर एक पॉपुलेशन स्प्लिट हो जाती है, 2 डिफरेंट पॉपुलेशन में आइसोलेट हो गई, इसको कहा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यहाँ के इंडिविजुअल्स यहाँ जाके रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, यहाँ के इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनिजम्स के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ में तो ब्रीडिंग कंटिन्यू करेगी ना, सेम यहाँ में भी ब्रीडिंग कंटिन्यू करेगी और नई जनरेशन्स बनती रहेंगी। सो ये हो गया एक तरीका। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये दोनों अलग स्पीशीज बन जाएंगे, फिर ग्रेजुअली ओवर द जनरेशंस, ग्रेजुअली आफ्टर जनरेशन हो सकता है जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, ये बाय चांस फैक्टर है। ये क्या है, ड्रास्टिक चेंजेस हो जाना किसी भी स्पीशीज की फ्रीक्वेंसी में, पर्टिकुलर जीन्स में। ठीक है, तो बाय चांस है ये, हम ये नहीं सोच समझ के किया गया है, कैसे भी हो सकता है। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर वेरिएशंस किस वजह से आ सकते हैं, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी।
So variations due to natural selection. इन दोनों रीजंस से ईदर बाय तुम्हारा जेनेटिक ड्रिफ्ट और ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन अलग अलग तरीके से होगा इन आइसोलेटेड ग्रुप्स में, तो वो और अलग हो जाएंगी एक दूसरे से। ठीक, तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद ये दोनों इतनी डिफरेंट हो जाएंगी कि वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगी अगर साथ भी आ जाए तो। ठीक है, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दो अलग स्पीशीज बन जाएंगी। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन ये है, अच्छा मैं पहले एक चीज़ बता दूं, अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जोग्राफिकल आइसोलेशन सबसे मेजर रोल प्ले करता है इन स्पीसिएशन। सो मेजर फैक्टर फॉर, ध्यान रखिएगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, जोग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, क्या उनके केस में भी जोग्राफिकल आइसोलेशन का कुछ रोल होगा? नहीं होगा। क्यों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट चाहिए। अब वो सिंगल पेरेंट चाहे ए पॉपुलेशन में हो चाहे बी पॉपुलेशन में हो, वो रिप्रोड्यूस कर ही लेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा जोग्राफिकल आइसोलेशन का एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में। ठीक है, सेम वे अगर कोई प्लांट है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, सो कोई भी सेल्फ पॉलिनेटिंग अगर प्लांट है तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, सेम में हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी जोग्राफिकल आइसोलेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो प्लांट ए पॉपुलेशन में हो बी में हो, उसमें तो रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। ठीक है, सो बेसिकली जोग्राफिकल आइसोलेशन मेजर रोल जो प्ले करता है वो सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के केस में करता है, लेकिन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में इसका इतना रोल नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन केसेस में दूसरे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत ही नहीं होती रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है एवोल्यूशन और स्पीसिएशन का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कुछ भी इशू है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। और कम्युनिटी सेक्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, मैं वहाँ ग्रेजुअली क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है आप वहीं पर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसका आंसर लिख कर दूंगी। थैंक यू।